ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर रूमेटाइड आर्थराइट और रूमेटोलॉजी की सारी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस थी, जो उनकी ड्रग्स थी, वो सारी डिस्कस कर ली थी, और साथ ही साथ हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस का डिटेल में कंपैरिजन भी डिस्कस किया था। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं लेक्चर के थर्ड पार्ट में, वन थर्ड, जो लास्ट वन थर्ड होगा उसमें डिस्कस करूंगा। पहले जो बचे मैं लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ वो बाकी डिजीजेज हैं जो कि छोटी छोटी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग वो कवर कर लें, उसके बाद हम लोग ऑस्टियो और रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, जो डिजीज सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ दैट इज गाउट। और गाउट आपको पता है कि दैट इज एक्चुअली ड्यू, एक होता है टर्म दैट इज नोन एज हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है, हाइपर यूरिसेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी सिम्टोमेटिक उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर हाइपर यूरिसेमिया अपनी ऑर्गेनिक मैनिफेस्टेशन देने लग जाए तो उसको हम लोग गाउट कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे, अगर मैं बुक टू बुक कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता चलूं, तो जो मेल फीमेल रेशियो है इसके अंदर वो यूजुअली 5:1 है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है मैन के अंदर। ये आपका एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। जितने भी आर्थराइटिस आपने पढ़े हैं उसमें से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन यही वाला है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि 90% से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके अंदर जो रीनल एक्सक्रीशन होती है यूरिक एसिड की, दैट इज एक्चुअली इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। ठीक है, और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाइपर यूरिसीमिया की बेसिकली डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसके अंदर डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन आ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इंक्रीज इनटेक आ सकती है ऐसी डाइट की जिसके अंदर जो मीटी डाइट है, खास तौर पे सी फूड वाली, रेड मीट वाली। और तीसरी एक जो कॉज है उसके अंदर है ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर कोई एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं और बहुत सारे कैंसर्स आ जाते हैं जिसके अंदर सेल्स का ब्रेकडाउन इतना ज्यादा होता है कि प्यूर, आपको ये वाली बात लाजमी पता होनी चाहिए कि जो यूरिक एसिड है इट इज बेसिकली एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पायरामिडिन नहीं, प्यूरिन के लिए स्पेसिफिकली जो डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड। और आपको जब भी पूछा जाए कि गाउट की इन तीनों कॉजेज में से मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है, तो दैट इज एक्चुअली ओवर 90% पेशेंट्स के अंदर रीनल एक्सक्रीशन जो होती है वो इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे, आई होप कि आप लोग पहले मुझे बता दीजिए। लेट्स रिज्यूम। बच्चे ये देखें कि यहाँ पे मैं आपको गाउट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ, खासतौर पे गाउट का जो ये मेटाबॉलिज्म है यूरिक एसिड का, इसके मुतालिक आपको लाजमी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस ये जो डायग्राम इसने दिखाई है इसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसने साथ ही साथ ड्रग्स शो कर दिए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज बच्चे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज पूरा मेटाबॉलिज्म इसने शो कर दिया है। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का नेम आपको लाजमी माइंड में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करके उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पे आता हूँ। तो जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है बच्चे, इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए कि इट इज अ कल्प्रिट एंजाइम, या आप ये कह लें कि कल्प्रिट ना भी हो, ये बेसिकली वो मेन एंजाइम है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होता है। अगर आप सब लोग इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको इसके अंदर चार ड्रग्स जो हैं वो मिल जाएंगी जो कि हम लोग गाउट की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, जिसके अंदर टॉप नॉच ड्रग्स में शामिल हैं एलोप्यूरिनोल और फिवॉक्सिस्टेट, जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर्स हैं। साथ ही साथ हम लोग यूरिकोसूरिक ड्रग्स देते हैं जिसके जरिए यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन एनहांस होती है। और पेग्लोटिकेस जो है बच्चे, ये एक रिकम्बिनेंट फॉर्म है, ऐसी प्रोडक्ट है बेसिकली जो कि यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने में हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो बच्चे, अब इससे ज्यादा हम लोग आगे चलते हैं। फर्दर डिस्क्राइब आपको मैंने ये करना है, एक और इमेज आपको पहले दिखा दूं ताकि इमेजेस, हाँ जी, ये एक इमेज देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में आते हैं गाउट की। ये एक इमेज है बच्चे दैट इज शोइंग अ कंडीशन हियर नोन एज पोडाग्रा। व्हाट इज पोडाग्रा? ये आपका टिपिकल वाइवा का क्वेश्चन है, टिपिकल ऑस्पी की पिक्चर है आपकी। इसके अंदर बच्चे आपको बिग टो दिया जाता है। आपसे जब भी पूछा जाए व्हाट इज पोडाग्रा तो आपने कहना है एक्यूट गाउटी स्वेलिंग जो कि स्पेसिफिकली बिग टो की हो। ठीक है, पोडाग्रा का वर्ड हम लोग बाकी जॉइंट्स की जो मैनिफेस्टेशन होती है गाउट की उसके लिए यूज नहीं करते बल्कि स्पेसिफिकली बिग टो के जॉइंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज पोडाग्रा। अब हम लोग बच्चे यूरिक ये गाउट की फर्दर डिटेल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखें
कि इसके टिपिकल फीचर्स क्या होते हैं। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बच्चे की होती है वो होती है यूजुअली एक्यूट मोनोआर्थराइटिस की, ठीक है, किसी एक जॉइंट की सिवियर किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर एरिथीमा जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और 50% से ज्यादा केसेस के अंदर मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी फर्स्ट वाले की यानी कि बिग टो वाले की। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी जो और साइड्स इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकती हैं उसके अंदर एंकल जॉइंट भी आ सकता है, साथ ही साथ नी जॉइंट भी आ सकता है, लेकिन सबसे कॉमन मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है और ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू भी है। टिपिकल फीचर्स बच्चे इसके यही होते हैं कि पेशेंट सुबह के वक्त उठता है, मॉर्निंग जो उस पे उसकी ज्यादा प्रेजेंटेशन होती है, तकरीबन 2 to 6 आवर्स के लिए उसको सिवियर किस्म का बर्निंग पेन रहता है। जरूरी नहीं है कि बर्निंग हो, लेकिन वो इसको मतलब 2-3 लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है कि या तो जलन हो रही है। वैसे आप लोग याद रखिएगा कि ज्यादातर जो बर्निंग पेन होता है वो सेंसरी न्यूरोपैथीज के साथ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं। लेकिन पेशेंट ये भी कह सकता है गाउट वाला कि इट इज द वर्स्ट पेन एवर। ये एक स्पेसिफिकली टर्म यूज होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वर्स्ट हेडेक एवर इन केसेस ऑफ सब एरेक्नॉइड हैमरेज, बिल्कुल इसी तरह हम लोग कहते हैं वर्स्ट पेन एवर इसके केस के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सिवियर किस्म की बच्चे टेंडरनेस होती है हाथ लगाने पे, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, और जो ओवरलैंग स्किन होती है वो बिल्कुल आपको रेड शाइनी कलर की चमकती हुई दिखाई देती है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको एक और बात लाजमी पता होनी चाहिए कि गाउट की एपिसोड रिजॉल्व होने के बाद, यानी कि जो सिवियर पेन वाली एपिसोड है जब वो खत्म हो जाती है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं सामने। एक तो ये कि उस बंदे को उसी जगह पे प्रूराइटिस होता है, ठीक है। और प्रूराइटिस बच्चे बेसिकली किस लिए होता है कि आपको पता है कि आपकी स्किन में आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैस्ट सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन का काम कर सकता है। ये एक प्रपोज थ्योरी है, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई कंफर्म चीज है, लेकिन मैस्ट सेल के लिए डिफरेंट जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो डायरेक्ट डीग्रेनुलेशन का स्टिमुलस के तौर पे काम कर सकते हैं। तो प्लूराइटिस होती है बच्चे उस जगह पे, और बाद में डीस्क्वेमेशन होने लग जाती है, उस स्किन के ऊपर से जो सुपरफिशियल एपिथेलियम होती है वो हटने लग जाती है। बच्चे अगर मेन डीडीज की बात की जाए तो डीडीज के मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेप्टिक आर्थराइटिस में भी इरिथमेटस जॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है और सेवियरली टेंडर होता है। नंबर 2, बच्चे इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सेलुलाइटिस की डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसके अंदर से इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन की इन्फ्लेमेशन, और साथ ही साथ रिएक्टिव आर्थराइटिस भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को फर्दर स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी रिएक्टिव आर्थराइटिस कराऊंगा। तो फिलहाल आप लोग ये देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया। तो बच्चे जब जॉइंट का आप लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे आपको इरेगुलर फॉर्म नोड्यूल्स मिलते हैं। अब ये मैं आप लोग को ऑन एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स बता रहा हूँ जो डॉक्टर पैल्पेशन पे फील कर सकता है। इरेगुलर फॉर्म नोड्यूल्स मिल सकते हैं जिनको एक्चुअली हम लोग टोफाई कहते हैं। ठीक हो गया। और इनकी प्री डायलेक्शन यानी कि इनकी प्रोपेंसिटी, इनकी एफिनिटी किन सर्फेसेस के लिए होती है, ये हमेशा याद रखनी है एक्सटेंसर सर्फेसेस के लिए। और कौन सी एक्सटेंसर सर्फेसेस के लिए? फिंगर्स की एक्सटेंसर सर्फेसेस के लिए, हैंड्स की एक्सटेंसर सर्फेसेस के लिए, फोर आर्म की, एल्बोस की। ये कॉमन जगह है जहाँ पे ये हो सकता है। इसके अलावा बच्चे ऐसे भी फेट मिल सकता है कि किसी का जो टोफाई है यानी कि टोफस है वो टूट जाए, वो रप्चर काट जाए, वो अल्सरेट काट जाए। अगर वो अल्सरेट करे तो बच्चे उसके अंदर से पस जो होती है वो निकल सकती है, या फिर चौकी मटेरियल भी निकल सकता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोफाई होते हैं वो ऐसे भी हो सकता है। बस ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस की बच्चे अगर बात करूं यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल में जाने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जिस जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां से यूरेट क्रिस्ट यानी कि हम लोग जॉइंट एस्पिरेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये पहली इन्वेस्टिगेशन है, इसको याद रखिएगा। जॉइंट एस्पिरेशन में ये होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक्यूट गाउट के अंदर बच्चे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी टर्बिडिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब ये आप लोग दो बातें याद रखिएगा, एक्यूट गाउट में फाइंडिंग क्या मिलेगी, क्रॉनिक के अंदर क्या मिलेगी। एक्यूट गाउट में बच्चे आपको टर्बिडिटी इंक्रीज मिलती है फ्लूइड की, ठीक है, क्लाउडी क्लाउडी मिलता है। और नंबर 2 बच्चे वहां पे आपको 90% से भी ज्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। ठीक है, एलिवेटेड काउंट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे ये टर्म नहीं यूज की कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज के इंक्रीज होने को कहते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ज्वाइंट का जो फ्लूइड है साइनोवियल कैविटी का, साइनोवियल स्पेस का, उसके अंदर ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
दूसरी चीज बच्चे ये देखिएगा कि जो क्रॉनिक गाउट है तो उसके अंदर आपको जो क्रिस्टल्स होंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इसके लिए हम कहते हैं हाई क्रिस्टल लोड मिलता है आपको क्रॉनिक गाउट में। उसके बाद बच्चे दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो कि हम लोग करवा सकते हैं दैट इज बायोकेमिकल स्क्रीनिंग, कि उसके अंडरलाइन लेवल्स क्या क्या हैं डिफरेंट चीजों के। तो इसके अंदर हम लोग आरएफटी करवा सकते हैं कि किडनी की इंपेयरमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन नहीं हो रही। यूरिक एसिड के लेवल करवा सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। ये वो सारी चीजें जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स को रूल आउट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपने ये याद रखना है दो तीन बातें और, कि एक तो बच्चे जो ईएसआर का लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, सीआरपी का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है, और जो लोकलाइज्ड न्यूट्रोफिलिया होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो गाउट की एक्यूट एपिसोड के बाद यूजुअली ये कम हो जाते हैं। तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो बच्चे हम लोग इस केस में करवा सकते हैं बायोकेमिकल के बाद दैट इज एक्चुअली रेडियोग्राफी। और रेडियोग्राफी में आपको क्या मिलेंगे, उस जॉइंट के अंदर बच्चे आपको बहुत सारे वेल डिमार्केटेड एरोजन्स मिलेंगी। ठीक है, यानी कि वो जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उन्होंने एरोड किया होता है बोन्स को। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक बात याद रखनी है, गाउट वाले एक्सरे के अंदर आपने ये बात लिखनी होती है। और नंबर 2 बच्चे आपको क्रिस्टल्स के डिपॉजिट्स मिल सकते हैं फिल्म के ऊपर। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को बेसिक बेसिक जो ड्रग्स हैं वो बताई हैं, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ सारी ड्रग्स की। उसके बाद बच्चे में एक फ्लो चार्ट है, छोटा सा ड्रग सिर्फ फ्लो चार्ट तो नहीं कह लें, टेबल कह लें, वो मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में बाद में अपलोड करूंगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मेरे मोबाइल में मौजूद है, उसको मैं ट्रांसफर करना भूल गया हूँ। तो बच्चे ये देखिए मैनेजमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओरल एनसेड्स होती हैं दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रिलीफ ऑफ पेन या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए ये सबसे अच्छी चीज है, ठीक है, पेन के लिए। नंबर 2 पे बच्चे हम लोग लोकल आइस पैक्स जो होते हैं वो भी रखवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग हॉट पैक्स को प्रेफर नहीं करते, आइस पैक्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद बच्चे दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो लोग जिन लोगों को रिकरेंट सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोग ये देते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये आती है गाउट की कि उन लोगों को हम लोग स्टीरॉइड्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी लगाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ओवरऑल कम हो जाए। इसके अलावा दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्यूट अटैक्स के लिए भी मतलब हम लोग ओरल कोल्चिसिन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, और इससे भी पेन का रिलीफ होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ओरल कोल्चिसिन। और बच्चे इवन के जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसके अंदर भी ये फिर प्रोग्रेस कर सकता है, मतलब जा सकता है, लेकिन एक्यूट के अंदर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है पेन के रिलीफ के लिए खास तौर पे, तो इसका जिक्र मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। यूजुअल जो बच्चे इसकी डोज दी जाती है वो दी जाती है तकरीबन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे। और याद रखिएगा प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू कॉल्चिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाते हैं, दे आर नोजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया। हमेशा ये एमसीक्यू आ जाता होता है चैप्टर में से, अगर कोई ड्रग का एमसीक्यू आता है तो मैं इसी को ही टॉप नॉच पे रखूंगा। उसके बाद बच्चे ये देखें कि हम जेंटीन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर्स कौन कौन से दे सकते हैं, तो दो तरह के हैं, एक है आपके पास एलोप्यूरिनोल और दूसरा आपके पास फिबॉक्सीस्टेट। ठीक है, फिबॉक्सीस्टेट। अब एलोप्यूरिनोल और जो बच्चे इसकी जो रिकमेंडेड डोज है ये आपको पता होनी चाहिए कि तकरीबन है 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक हो गया। और जो ओल्डर लोग होते हैं जिनके अंदर रीनल इम्पेयरमेंट होती है उसके अंदर हम लोग 50 मिलीग्राम तक की प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी बंदे को मतलब अक्सर केसेस ये देखे गए हैं कि जब भी किसी बंदे को हम लोग यूरेट लोअरिंग ड्रग्स लगाते हैं, ठीक है, तो यूरेट लोअरिंग ड्रग्स की वजह से लगाने के बाद फौरन यूरिक एसिड के लेवल्स में फ्लेयर आता है, राइज आता है, इंक्रीज हो जाता है उनका लेवल। ठीक है, तो फ्लेयर्स के रिस्क को कम करने के लिए फॉर एग्जांपल देखें, मैं सिंपली एक सिनेरियो बता रहा हूं कि एक बंदा है जिसको मैंने एलोप्यूरिनोल और फिबॉक्सीस्टेट में से किसी एक ड्रग पे लगाया है, उसके अंदर सडनली हाइपर यूरिथेमिया हो गया है यूरिक एसिड कम होने के बजाय, तो उसको उस कंडीशन को मैं ट्रीट कैसे करूंगा, ये आपका एमसीक्यू है। सडन फ्लेयर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है बच्चे दैट इज कॉल्चिसिन या फिर एनसेड्स, यानी कि जितने भी पेन की मैनिफेस्टेशन हो रही होती है इस कंडीशन में वो आप लोग इन दो ड्रग्स के जरिए ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर फिबॉक्सीस्टेट की बात की जाए तो फिबॉक्सीस्टेट का एक मसला ये है कि ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म अंडरगो करती है। ठीक है, नहीं बल्कि ये इसका मसला नहीं है, सॉरी, ये इसका फायदा है, एलोप्यूरिनोल का ये मसला था। फिबॉक्सीस्टेट जो होती है बच्चे ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसकी डिग्रेडेशन होती है। तो किडनी की अगर किसी बंदे को इम्पेयरमेंट है,
तो फिर उसको हम लोग फेबॉक्सी स्टेट प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि एलोप्यूरिनोल की जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के थ्रू होती है, उसका मेटाबॉलिज्म उसके थ्रू होता है। तो जो रीनली इम्पेयर्ड लोग हैं उनमें हम लोग फिर फेबॉक्सी स्टेट सेफली दे सकते हैं, ठीक है, रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में भी, और वहां पे हमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बच्चे आपको जो बाकी ड्रग्स पता होनी चाहिए, दे आर एक्चुअली यूरिकोसूरिक ड्रग्स। यूरिकोसूरिक ड्रग्स में बच्चे हम लोग प्रोबेनिसिड और सल्फेनपाराजोन दे सकते हैं। लेकिन बच्चे इनकी काफी सो सॉरी, लेकिन बच्चे इनकी काफी सारी जो डोजेज होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इनके यूरिकोसूरिक एक्शन के लिए, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि सैलिसाइलेट्स जो होते हैं वो एंटागोनाइज करते हैं यूरिकोसूरिक ड्रग्स के एक्शन को। तो कभी भी आपने ये इकट्ठे नहीं देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक बंदा है जो कि डायबिटिक है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से सफर कर रहा है और वो एस्पिरिन की गोली लेता है और साथ ही साथ उसको गाउट की एपिसोड हो रही है और आपने उसको लगा दिया प्रोबेनिसिड या सल्फेनपाराजोन, तो आप उस केस में फिर जो एस्पिरिन होगी उसको रोकेंगे, ठीक है, ताकि उसकी एक्यूट फ्लेयर्स जितनी भी चीजें हैं वो ठीक हो जाएं। उसके बाद अब एस्पिरिन के अलावा भी तो आप एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है ये दें, क्योंकि सैलिसाइलेट्स बेसिकली कल्परेट हैं ये इसके एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। जो यूरिकोसूरिक ड्रग्स है तो ये आप नहीं देते। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पेग्लोटिकेज है वो क्या है। पेग्लोटिकेज बच्चे बेसिकली एक, मैंने आपको अभी बताया कि रिकम्बिनेंट फॉर्म है या बायोलॉजिकल फॉर्म है एक एंजाइम की, दैट इज नोन एज यूरिकेज, ठीक है। और इसके अंदर जो यूरिकेज एंजाइम होता है ये कॉन्जुगेट किया जाता है मोनोमेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस पैक याद रख लें, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ ये कॉन्जुगेटेड होता है। अच्छा, अब आप ये याद रखिए कि जो स्टैंडर्ड थेरेपी थी हमारी गाउट की वो यही थी कि हमने एनसेड से उसका पेन ट्रीट किया और उसको एलोप्यूरिनोल वगैरह लगा दिया। लेकिन अगर कोई पेशेंट उससे ट्रीट नहीं हो रहा, फिर हमें उसके लिए रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूँ और सुनिएगा, रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ गाउट के लिए हम लोग यूरिकेज का, पेग्लोटिकेज का ये वाला फॉर्मुलेशन देते हैं, ठीक है। और ये बच्चे फिर डाइजेशन के अंदर उसके डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। लेकिन पेग्लोटिकेज मैंने आपको अभी बताया एक बायोलॉजिकल फॉर्म है, तो इसका छोटा सा एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि पेशेंट्स इसके अगेंस्ट होते हैं ना वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड की ये जो हम लोग पेग्लोटिक एसिड की या यूरिक एसिड की जो इन्फ्यूजन लगाते हैं, इसका बेसिक एडवर्स इफेक्ट हमारे सामने ये आता है कि पेशेंट को इन्फ्यूजन रिएक्शन हो जाते हैं। तो इन्फ्यूजन रिएक्शन जब भी बच्चे किसी बंदे को हो, उसके साइड टेबल की ट्रॉली पे हमेशा एंटीहिस्टामीन जो होती है वो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि एक स्टेरॉइड है ये मौजूद होनी चाहिए। ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए ये दो ड्रग्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो बच्चे इसी के साथ जो हमारा गाउट का टॉपिक है वो कवर हो जाता है। उसके बाद बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, जो आपकी एक और डिजीज है दैट इज नोन एज सूडो गाउट, ठीक है। सूडो गाउट बच्चे किस वजह से होता है, सबसे पहले उसके क्रिस्टल्स का नाम पता होना चाहिए, दैट इज कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ठीक हो गया, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ठीक है, सीपीपीडी, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट, इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक हो गया, जिनकी यूजुअली डेपोजिशन जो होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि हाइलैंड कार्टिलेज के अंदर होती है। 55 ईयर्स से कम वाले लोगों के अंदर ये बहुत रेयर चीज है, 65 और 70 वालों में भी थोड़ी होती है। लेकिन याद रखिएगा कि 85 से जो ऊपर लोग होते हैं या जो लोग 80 ईयर्स की एज में एंटर हो चुके होते हैं, उनमें आप लोग सूडो गाउट लाजमी सस्पेक्ट करते हैं जब उनको इस तरह के एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। एक और डिफरेंस ये याद रखना है बच्चे, गाउट के अंदर मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो है फर्स्ट आपका वो इन्वॉल्व होता है फुट का ये, लेकिन सूडो गाउट के अंदर जो मोस्ट कॉमन पार्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज नी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और नी की मेनिस्काई के अंदर बेसिकली डेपोजिशन होती है इन क्रिस्टल्स की। नंबर 2 पे जो आता है बॉडी का पार्ट दैट इज रिस्ट, रिस्ट के अंदर भी ये हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अब आपको क्लिनिकल फीचर्स की बात अगर बताता चलूं तो यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं सूडो गाउट के, दे प्रेजेंट विद फीवर, ठीक हो गया, और ज्वाइंट के अंदर उनकी बहुत ज्यादा एफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हुआ होता है। ये आपने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बातें जो हैं ये याद रखनी है। और उसके बाद बच्चे बायोरिफ्रिंजेंस वाला जो इफेक्ट आप लोग फोर्थ ईयर में पढ़ के आए हैं वो भी आप लोगों ने को रिलेट करना है यहाँ पे लाजमी। बस मैं इसकी फर्दर डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, इसके लिए जितनी बात आपको पता होनी चाहिए थी मैंने वो बता दिया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी एमसीक्यू के हिसाब से खास तौर पे।
हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि इसका जो ट्रीटमेंट होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो वैसा ही है कि इसके अंदर भी हम लोग पेन को रिलीव एनसेड से कर सकते हैं, ठीक है, या इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं बच्चे वो इंडिकेट कर सकते हैं, और कोल्चिसिन जो है उसने भी अपना जो वर्किंग मोड में वो चल जाती है यहाँ पे इस डिजीज के अंदर। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं डिजीज दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस के मतलब बच्चे पहले ही 2-3 एमसीक्यूज में आप लोगों को लिखवा चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर भी मैंने बताया है कि ओवरऑल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इज स्टैफ ऑरियस। ठीक हो गया। लेकिन जो कि सेक्सुअली एक्टिव मेन एंड वेमेन होते हैं जो कि यंगर एजेस के हैं, तो उनके अंदर यूजुअली सेप्टिक आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो नाइजेरिया गोनोरियाए होता है। अब मेरी बात याद रखिएगा, सेक्सुअली एक्टिव से मुराद ये नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिव से तो फिर ये मुराद हुआ कि हम जितने भी लोग हैं हम सारे सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हम सबको गोनोरिया हो जाए, ऐसे नहीं है। सेक्सुअली एक्टिव से मुराद ये है बेसिकली कि दोज हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स या दोज हु हैव प्रॉमिस्क्यूअस बिहेवियर, तो उनके अंदर नाइजेरिया गोनोरिया का जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। जो आम एक कपल है उसके बीच में ऐसे नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे ये देखें कि इसके मुतालिक एक एमसीक्यू आपको लाजमी आना चाहिए कि ये भी है इन्फ्लेमेटरी टाइप का ही आर्थराइटिस, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि ये मोस्ट रैपिडली डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, मोस्ट रैपिडली डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ठीक हो गया, ये आपने एमसीक्यू इसका लाजमी नोट करना है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखनी है कि जो सेप्टिक आर्थराइटिस का स्प्रेड होता है, अब हम लोग ये समझते हैं कि यूजुअली वो मतलब लोकली हो गया, स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया था, कोई इंफेक्शन था तो वो अंदर की तरफ चला गया है, तो नहीं, ऐसे नहीं है। सेप्टिक आर्थराइटिस के मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं वो हिमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलते हैं और उनका जो साइट ऑफ फोकस होता है वो कहीं और होता है। जैसे अब आप हिमेटोजेनस की बात करेंगे तो हिमेटोजेनस में कोई स्किन इन्फेक्शन हो किसी और जगह पे या उधर भी हो तो हो सकता है, और दूसरे नंबर पे बचे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके थ्रू बैक्टीरिया अक्सर फैल जाते होते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए बच्चे तो एज जो है वो सब एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग जो ज्वाइंट डिजीज होती है, प्री एग्जिस्टिंग कोई बंदे को ज्वाइंट डिजीज है, अब याद रखिएगा ये वाला सिनेरियो अक्सर आपको आ जाता होता है कि एक बंदे को मतलब दिया होता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। मतलब उसको वो डिजीज क्रॉनिकली चल रही है, अचानक वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है रेड जॉइंट के साथ, और इरिथीमा है, टेंडरनेस है, ये सब कुछ है, तो कौन सा वाला आर्थराइटिस आप लोग सस्पेक्ट करेंगे? तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में जब इन्फ्लेम्ड इरिथेमेटस टेंडर जॉइंट मिलता है तो यू डू नॉट सस्पेक्ट गाउट फर्स्ट बट यू सस्पेक्ट सेप्टिक आर्थराइटिस। तो प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट डिजीज जिस बंदे के अंदर हो, स्पेसिफिकली खास तौर पे रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस के होने का चांस होता है। इसके अलावा तीसरा रिस्क फैक्टर डायबिटीज मेलाइटस आ जाता है। इसके अलावा बच्चे इम्यूनो सप्रेशन जो होती है वो आ जाता है, और इसके अलावा इंट्रावीनस जो ड्रग अब्यूज होती है वो आ जाती है। मैं सिर्फ आईवी का वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बच्चे यही होती है कि एक्यूट या सब एक्यूट मोनो आर्थराइटिस होता है और फीवर होता है, और पेन जो होता है बच्चे वो रेस्ट पे भी होता है। अब आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं, मैंने आपको बताया भी था, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन होता है वो मूवमेंट के साथ एग्रीवेट करता है, ठीक है। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस का मूवमेंट के साथ कोई खास रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बेजल लेवल पे रहता ही है। अगर मैं सेप्टिक आर्थराइटिस की बात करूं बच्चे, तो इसका जो पेन होता है वो रेस्ट पे भी रहता है, वो मूवमेंट पे भी रहता है, इवन के मूवमेंट पे ज्यादा भी हो सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों स्टेट्स के अंदर वो रहता ही रहता है। उसके बाद बच्चे ऑर्गेनिज्म तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, स्टैफ भी बता दिया है, गोनोरिया भी बता दिया है। हाँ, गोनोरिया का जो बच्चे सेप्टिक आर्थराइटिस होता है इसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 ये बच्चे इसके अंदर माइग्रेटरी आर्थरेल्जिया होता है, ठीक है। उसकी साइड्स होती हैं जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट की, वो चेंज होती रहती हैं, वो एक से ज्यादा भी इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि नाइजीरिया के इन्फेक्शन के अंदर लो ग्रेड फीवर जो होता है सेप्टिक आर्थराइटिस के केस में होता है। और नंबर 3 बच्चे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो कि आपको यूजुअली स्टैफ वाले में नहीं मिलती, दैट इज टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। टाइनोसाइनोवाइटिस आपको मिलता है जो कि उसके अंदर आपको नहीं मिलता, साइनोवियम की भी इन्फ्लेमेशन इवन मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे आए तो इन्वेस्टिगेशन में कैरेक्टरिस्टिक बात जो है वो यही है कि आप लोग जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे
और उसके अंदर देखेंगे कि फ्लूइड की नेचर क्या है। फ्लूइड टर्बिड हो सकता है, ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि फ्लूइड बिल्कुल नॉर्मल मिले। लेकिन आप जब फ्लूइड का एनालिसिस करवाएंगे तो वहां पे आपको न्यूट्रोफिल्स का लेवल यूजुअली ज्यादा मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोस्थेटिक जॉइंट्स होते हैं तो उनकी जॉइंट एस्पिरेशन ऐसे हम लोग कॉमनली क्लिनिक में नहीं करते। उसकी एस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिकली पेशेंट को ले जाना पड़ेगा आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि आपने फ्लूइड एनालिसिस कर लिया, कुछ फाइंडिंग्स आपको मिल गई, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस के लिए आपने कल्चर्स हमेशा करवाने हैं। ठीक है, उसी जॉइंट वाले फ्लूइड के भी करवा सकते हैं आप, साइनोवियल फ्लूइड के। और उसके अंदर तकरीबन 90% तक जो केसेस होते हैं वो यूजुअली पॉजिटिव आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर से ग्राम स्टेन जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सिर्फ 50% तक आते हैं। जरूर मतलब जरूरी नहीं होता कि हर दफा ग्राम स्टेनिंग आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ ईएसआर और सीआरपी वगैरह ब्लड के अंदर वो भी आपको रेज्ड मिल सकता है। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग अब आपकी बुक के अंदर एक बहुत बल्कि ऐसे करता हूँ बच्चे, मैं आप लोगों को मीटिंग का नया लिंक भेजता हूँ, आप लोग वो जल्दी ज्वाइन कीजिए, फिर मैं सेप्टिक आर्थराइटिस के मतलब एक चार्ट दिखाता हूँ आपको।